हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड से जुड़ी एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपके मन में हरे भरे बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों का ख्याल आता होगा। उत्तराखंड जगह ही ऐसी है जो अपने हर कोने में खूबसूरती समेटे हुए है। लेकिन उत्तराखंड दिखने में जितना मनमोहक और खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी और खौफनाक भी है। क्योंकि उत्तराखंड जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही अपनी खौफनाक कहानियों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड में कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में सिरहन पैदा हो जाती है, जैसे कि मलिंगार हवेली, लोहाघाट एबॉट हिल और मसूरी में लंबी देहर खदान। ये जगह ऐसी है जहाँ पर जाने से लोग घबराते हैं, अनजाने में भले ही चले जाएं, लेकिन जो लोग इन जगहों के बारे में जानते हैं वो अपनी मर्जी से कभी भी इनमें से किसी भी जगह पर नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनमें से किसी भी जगह के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है परी टिब्बा, जिसका मतलब होता है परियों की पहाड़ी। उस जगह को परियों की पहाड़ी उसकी खूबसूरती की वजह से कहा जाता है, जो कि मसूरी के पास ही है। परी टिब्बा की कहानी क्या है और क्यों वह जगह इतनी खौफनाक है, वो जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ओ भाई, तुम चारों कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या, रात के समय वहाँ कोई भी नहीं जाता। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। हितेश, पंकज, रोनी और सोनू को पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला, ओ दद्दू, तुम हो कौन? अरे किस तरीके से बात कर रहे हो? हितेश को उस बुजुर्ग आदमी के बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने उनकी बात का जवाब उन्हीं के तरीके से दिया। मेरे गांव में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी ने हितेश की बात का जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहते हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हितेश ने एक बार फिर उनकी बात का जवाब दिया और जंगल की तरफ जाने लगा। सही बोल रहे हो, मुझे क्या करना है? तुम जियो या मरो, मेरा काम था आने वाली मुसीबत से तुम्हें सावधान करना। मेरी बात मानना या ना मानना ये तुम्हारा काम है। इतना बोलकर वो बुजुर्ग आदमी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर रोनी सोच में पड़ गया और बोला, ना तो हम में से कोई उसे जानता है और ना ही वो हम में से किसी को जानता है, तो फिर वो हमसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी मानो तो आज वहां जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। सूरज भी ढलने वाला है, कल सुबह चलते हैं ना। यहाँ आते वक्त काली बिल्ली ने हमारा रास्ता भी काटा था और अब ये आदमी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं अब वहां नहीं जाना चाहता। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रोनी घबरा गया था। भाई तू इतना डरपोक क्यों है? हम तीनों भी तो जा रहे हैं ना। अगर कुछ होगा तो हम सबको साथ में होगा। और पिछली बार भी जब हम एक साथ सुनसान वीरान पड़े गांव में जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने हमें ये कहते हुए वहां जाने से रोकने की कोशिश की थी कि वो गांव भूतिया है और शापित है, वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। और फिर वो खुद ही हमें वहां ले जाने के लिए पैसे मांगने लगा था। मुझे भी ये आदमी वैसा ही लग रहा है। पंकज ने रोनी को समझाने की कोशिश की। पंकज बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि तूने भी तो देखा था जब हम उस खंडहर हो चुके गांव में गए थे, वहां वैसा कुछ भी नहीं था
जैसा उस आदमी ने वहां के बारे में हमें बताया था। भले ही वो जगह भूतिया लग रही थी और डरावनी भी थी, लेकिन फिर भी हमने वहां कैंपिंग की थी, पूरी रात मस्ती भी की थी। कितना मजा आया था, सोनू बोला। पंकज और सोनू के समझाने पर रोनी उनके साथ जाने को तैयार हो गया था। वो चारों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और ढलते सूरज की रोशनी में जो मनमोहक दृश्य बन रहा था उसे देखते हुए भी जा रहे थे। फिर अचानक सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया और उसकी जगह चांद ने ले ली। क्योंकि वो पूर्णिमा का दिन था, जिस वजह से सूरज कब डूबा उन्हें पता ही नहीं चला। वो चारों चांद की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे जहां जाने के लिए वो घर से निकले थे। वो जगह कोई और नहीं बल्कि परी टिब्बा के घने जंगल थे। चांद की रोशनी में वो जगह अपने नाम के अनुसार ही खूबसूरत लग रही थी। वो सभी एक जगह रुककर उस मनमोहक दृश्य को देखने लगते हैं। तभी उन चारों को दूर से अपनी तरफ बढ़ती हुई काली परछाई दिखाई देती है। वो सभी धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो एक जिंदा इंसान है जो उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो परछाई उनके करीब आ रही थी, उन सभी के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगी थी, क्योंकि जितना वो उनके करीब आ रही थी उतना वो उन्हें साफ साफ देख पा रहे थे। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो परछाई उन चारों से कुछ दूर पहले ही रुक जाती है। भले ही वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन करीब से देखकर इतना तो समझ गए थे कि वो परछाई एक औरत की है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो चारों उस समय बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उस औरत को चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। वो औरत भी उनसे कुछ दूरी पर एकदम शांत खड़ी थी। तभी वो कुछ बोली। उसने क्या कहा उन चारों में से किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सोनू उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके करीब पहुंचकर जैसे उसने उसके सर से कपड़ा हटाने की कोशिश की, वैसे ही वो औरत धुआं बनकर गायब हो गई। जैसे ही वो औरत गायब हुई, वैसे ही वो चारों डर के मारे ठंडे पसीने से नहा गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने अपने सामने उसी बुजुर्ग आदमी को खड़ा पाया जो कुछ देर पहले उन्हें वहां आने से रोक रहा था। उसके साथ 3 लोग और भी थे। हम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुंच गए, नहीं तो बाकियों की तरह तुम सबकी लाशें ही यहाँ से बाहर निकलती, वो बुजुर्ग आदमी बोला। उस वक्त उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा था उसकी वजह से उन्होंने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, जिस वजह से उनमें से किसी को भी उस आदमी की बात समझ में नहीं आई। वो चारों उन चारों को अपने साथ जंगल से बाहर निकाल लाए। उसके बाद वो मसूरी के लिए निकल पड़े। होटल पहुंचकर हितेश, पंकज और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन सोनू अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। वो ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही किसी की बात का जवाब दे रहा था। सोनू के अलावा वो तीनों जंगल में जो कुछ भी हुआ था उसे भूलना चाहते थे, लेकिन सोनू से वही सोच रहा था जो जंगल में हुआ था। शायद उसने उस औरत की बात सुनी थी और उसी की वजह से वो वैसा कर रहा था। उस रात वो सभी खाना खाकर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हितेश, पंकज और रोनी जब भी आंख बंद करते, उनके सामने काले कपड़े पहने हुए वही औरत आ जाती और वो डर जाते। तभी उनका ध्यान सोनू की ओर गया तो वो कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हितेश ने जब सोनू से उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरी मोहिनी मुझे पुकार रही है, मुझे अपने पास बुला रही है। उसकी बात सुनकर वो तीनों हंस पड़े और हंसते हुए पंकज बोला, भाई तू किसी मोहिनी की बात कर रहा है? ये कौन है? तूने मोहिनी नाम की लड़की कब पटा ली? तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार, लड़की भी पटा ली और अब तक हमें उसके बारे में बताया भी नहीं। पंकज की बात सुनकर सोनू कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे से बाहर ये कहकर निकल गया
कि वो मोहिनी के पास जा रहा है। वो तीनों समझ रहे थे कि सोनू मजाक कर रहा है, क्योंकि तब से पहले उसने कभी भी किसी मोहिनी के बारे में बात नहीं की थी। सोनू के कमरे से बाहर जाने के बाद वो तीनों फिर से सोने की कोशिश करते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तब उन्हें पता चलता है कि सोनू अब तक वापस नहीं आया। वो तीनों कुछ देर तक उसका कमरे में आने का इंतजार करते हैं और जब वो कमरे में नहीं आता तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ढूंढे कहाँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सोनू कहाँ गया होगा और उसका वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी तो नहीं था जहाँ वो जा सकता था। वो तीनों होटल के आसपास हर एक रेस्टोरेंट और टी स्टॉल में उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। सोनू वहाँ होता तो उन्हें मिलता ना। वो तो मोहिनी की तलाश में वापस वहीं चला गया था जहाँ से वो चारों रात में जान बचाकर वापस आए थे। वो वहाँ अपनी मर्जी से गया था या फिर उसे कोई ले गया था, यह आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। पूरा दिन वो तीनों सोनू को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो तीनों थक हार कर वापस होटल जाने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से आती हुई सोनू की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों अपने आसपास सोनू को देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से आता हुआ सोनू दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत भी थी जो कि जवान थी। उस खूबसूरत औरत को सोनू के साथ देखकर वो तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी खूबसूरत औरत आखिर उसके साथ क्या कर रही है। सोनू उनमें से किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि उस औरत की ही तरह उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उन तीनों की बातें खत्म हो जाने के बाद वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। पहले तो वो तीनों उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और सूरज सिर पे था। उसके अलावा भी वो सुबह से उसे ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे थे, जिस वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा थके हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि कार जंगल में सुनसान जगह पर खड़ी है, वो तीनों न चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए, वो भी पैदल। सोनू और वो औरत एक दूसरे का हाथ थामे आगे आगे चल रहे थे और वो तीनों चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे। वो औरत बार बार पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती और फिर आगे देखने लगती। ये बात उन तीनों को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन रोनी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये बात उससे भी अजीब थी, क्योंकि रोनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस औरत पर सम्मोहित हो गया है। 2 घंटे पैदल चलने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनमें और चलने की हिम्मत नहीं बची थी। न जाने ये सोनू कहाँ पर कार खड़ी कराया है। जब से चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। हफ्ते हुए हितेश बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब कार सोनू के पास थी तो फिर वो वहां से पैदल क्यों आया? ये बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही, पंकज बोला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझ में एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं है। पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। इतना बोलकर हितेश रुक जाता है। बस कुछ दूर और, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां मैंने कार पार्क की थी। इतना कहकर सोनू उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। भले ही पंकज और हितेश शिकायत कर रहे थे, लेकिन रोनी कुछ नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ उस औरत को एकटक देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। लगभग आधा घंटा और चलने के बाद वो तीनों फिर वहीं पहुंच गए जहां पिछली रात वो आदमी उन्हें मिला था। वहां पहुंचकर पंकज और हितेश ने एक कदम भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्हें याद था और उस बूढ़े आदमी की बात भी याद थी। भले ही हितेश और पंकज आगे जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रोनी, सोनू और उस औरत के पीछे चले जा रहा था। उन दोनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन दोनों को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो वहां पर है ही नहीं। सोनू, क्या ये बात तू भूल गया कि पिछली रात क्या हुआ था? हम में से कोई भी
यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। रही बात कार की, तो सुबह आकर ले लेंगे, हितेश चिल्लाया। सोनू एक बार फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी और वहां पहुंचकर उसके चेहरे में अजीब सा बदलाव आ चुका था। तभी हितेश की नजर पास ही झाड़ियों के पास ही खड़ी कार पर पड़ी। हितेश भागकर कार के पास गया। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए और डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कार का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के पास ही सोनू आंखें खोले लेटा हुआ है। हितेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे दो दो जगह पर सोनू दिखाई दे रहे थे। वैसे अब समझ ही गए होंगे कि कार के पास लेटा हुआ सोनू जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ था, और जिसे सोनू समझकर वो तीनों उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे, वो सोनू की रूह थी। डर से कांपता हुआ हितेश रोनी और पंकज के पास पहुंचा और उन दोनों से वहां से जल्द भागने को कहा। लेकिन पंकज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हितेश ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि रोनी तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके बाद वो औरत और सोनू जंगल की तरफ बढ़ने लगे और रोनी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। हितेश ने आवाज लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रहा था, या फिर वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। रोनी को सोनू के पीछे जाने से रोकने के लिए हितेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था। हितेश ऐसा क्यों कर रहा था, पंकज कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो भी सोनू और रानी के पीछे जाना चाहता था, लेकिन हितेश ने उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया और उसे उनके पीछे जाने से रोक लिया। हितेश की आंखों के सामने ही सोनू, वो औरत और रोनी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गए। तभी हितेश के पास भागता हुआ वही बुजुर्ग आदमी आया जिसने रात में उनकी जान बचाई थी। हितेश ने उससे पूरी बात बताई और उसे सोनू की लाश भी दिखाई। हितेश की बात पूरी सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी तुरंत जंगल के अंदर भागा। उसके पीछे पंकज और हितेश भी थे। समय रहते वो तीनों रोनी तक पहुंच चुके थे, नहीं तो रोनी भी सोनू की तरह बेमौत मारा जाता। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था, लेकिन किसी और के साथ वो हादसा ना हो। और वो जंगल कितना खतरनाक है, ये बात उन तीनों को समझाने के लिए उस बुजुर्ग ने उस जंगल की खौफनाक सच्चाई से उन्हें रूबरू करवाया। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात कितनी भयानक थी, जिस रात पहली बार गांव वालों को पता चला कि परियों की ये पहाड़ी कितनी डरावनी और खौफनाक है। पहले सब कुछ ठीक था। गांव के लोग परी टिब्बा को परियों की पहाड़ी कहा करते थे, क्योंकि वो इतना खूबसूरत था कि धरती में स्वर्ग के समान लगता था और दूर दूर से लोग वहां घूमने आते थे। खूबसूरत तो ये आज भी है, लेकिन अब परियों की पहाड़ी नहीं बल्कि चुड़ैलों की पहाड़ी बन चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था। गांव के लोग भी खुश थे, क्योंकि बाहरी लोग के आने की वजह से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो लोग उनकी कमाई का जरिया हुआ करते थे। फिर अचानक इस जगह को किसी की नजर रख गई। सबसे पहले हमारे गांव के कुछ लोग अचानक गायब हुए। फिर कुछ लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हुई। उसके बाद तो दूर दूर तक ये बात फैल गई कि परी टिब्बा की पहाड़ियां शापित हो गई हैं, जिस वजह से लोगों ने यहाँ से दूरी बना ली। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन दिनों गांव के लोग टिब्बा की पहाड़ियों में जलाऊ सूखी लकड़ियां लेने जाया करते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोग पहाड़ तो जाते, लेकिन वापस जिंदा लौट के नहीं आते। यहाँ तक कि उनकी लाश भी किसी को नहीं मिलती थी, क्योंकि जो कोई भी उन्हें तलाश करने जाता था वो भी लौट के नहीं आता था। शुरू में तो गांव वालों को लगा कि कोई जंगली जानवर या शेर आदमखोर हो गया है जो इंसानों को मारकर खा रहा है, लेकिन वो सब गलत थे, क्योंकि टिब्बा की पहाड़ियों में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो लोगों को अपनी ओर सम्मोहित करके उनकी जान ले लेती थी। इस बारे में गांव वालों को तब तक पता नहीं चला जब तक रमाकांत नाम का एक आदमी उसके चंगुल से छूटकर जिंदा वापस नहीं आया। उसके पास एक ताबीज थी जिसकी वजह से वो जिंदा वापस आ सका। वापस आकर
उसने जो कुछ भी बताया वो सुनकर गांव वालों की तो रूह कांप गई। उसने बताया कि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल घूमती है जो वहां जाने वाले लोगों को पहले तो अपनी आवाज से सम्मोहित करती है और फिर उनकी जान ले लेती है। उसके साथ दो लोग और गए थे जिन्हें उसने उसकी आंखों के सामने ही मारा था। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि उसी ने उन लोगों को मारा है और गांव वालों से जंगल में चुड़ैल होने की झूठी अफवाह फैला रहा है ताकि गांव वाले उस पर शक न करें। लेकिन जब गांव के कुछ लोग खुद उसके साथ जंगल में गए तब उन्हें उसकी सच्चाई पर यकीन हुआ। रमाकांत लोगों को अपने साथ जंगल ले जाने से पहले उसी आदमी की बनाई ताबीज पहनने को कहता है जिसने उसे भी ताबीज बनाकर दी थी, जिसकी शक्ति से वो चुड़ैल उसके पास नहीं आ सकती थी। रमाकांत को मिलाकर कुल 6 लोग जंगल के अंदर उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए गए थे। सबसे पहले वो लोग उन दोनों की लाश ढूंढते हैं और रमाकांत की बताई जगह पर उन्हें उन लोगों की लाशें मिल ही जाती हैं। उन लाशों का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद वो सभी लोग मुक्त नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी मौत की वजह कोई चोट या घाव नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि उनके शरीर में चोट या खरोच का निशान भी नहीं था। वो सभी उन लाशों को वहीं छोड़कर जंगल के और अंदर जाते हैं ताकि वो बुरी शक्ति या फिर चुड़ैल में जो भी हो उसका पता लगा सके। लेकिन रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि उन पर एक सांप हमला कर देता है। वो सभी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सांप से बचने की कोशिश में भी वो सभी रास्ता भटक जाते हैं और दोपहर से शाम हो जाती है, फिर भी उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता। सूरज ढलते ही पूरा जंगल घने अंधेरे की आगोश में समा जाता है। वो अंधेरा ऐसा था मानो जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से निकल रहा हो। उस अंधेरे जंगल में जुगनू की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब से उन लोगों को वो लाशें मिली थी तब से वो जंगल उन्हें बहुत ज्यादा डरावना लगने लगा था। लेकिन रात के अंधेरे में वो और भी ज्यादा भयानक हो गया था, क्योंकि अंधेरा होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया था। लेकिन धीरे धीरे उस सन्नाटे को चीरती हुई कीट पतंगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उनकी आवाजों के अलावा दूर से भेड़ियों की आवाजें भी आ रही थी। साथ ही साथ चल रही थी तेज हवा और उसमें पेड़ की सूखी टहनियों से एक दूसरे टहनियाँ टकराने से जो आवाज़ निकल रही थी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे इंसानी कंकाल एक दूसरे से टकरा रहे हों, जो कि दिल में सिहरन पैदा करने वाली थी। पत्तियों की सरसराहट धीमी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उस घने अंधेरे में वो सभी जैसे तैसे कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन जब उनके शरीर सूखी पत्तियों से टकराकर छिल गए तो वो एक जगह पर शांत खड़े हो गए, क्योंकि उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए थे। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद आसमान में चांद निकलता है और उसकी हल्की रोशनी जंगल में पड़ती है। उसी रोशनी के सहारे वो सभी एक बार फिर से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि जंगल के अंदर चांद की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो साफ साफ देख सके। जंगल में बिखरी हुई सूखी टहनियाँ और सूखे पत्तों पर जब उन सभी के पैर पड़ रहे थे तो एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। तभी रमाकांत को महसूस हुआ कि उसके बगल से कोई चल रहा है जो उन्हें ही देख रहा है। रमाकांत ने उसके बारे में अपने साथियों को बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उसकी बात सुनकर उनका डर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे उस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अपने और उन सभी के ताबीज़ों पर उसे भरोसा था। वो ये बात जानता था कि जब तक उनके पास वो ताबीज़ है तब तक वो बुरी शक्ति उनके करीब नहीं आ पाएगी। कुछ देर बाद रमाकांत को औरत की मीठी आवाज़ सुनाई दी, मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। वो आवाज़ रमाकांत ने पहले भी सुनी हुई थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वही आवाज़ सुनकर उसके साथी सम्मोहित हो गए थे। वो रात उन सभी की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उस रात वो सभी जैसे तैसे जंगल से बाहर निकले और फिर दोबारा कभी जंगल के अंदर नहीं गए। उसके बाद गांव और गांव के आसपास सब दूर ये बात फैल गई कि जंगल में एक बुरी शक्ति है जो लोगों को मार रही है। लेकिन फिर भी बाहरी लोग गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाहरी लोग भी इस बात पर भरोसा करने लगे कि परी टिब्बा के जंगल परियों की पहाड़ी नहीं बल्कि मौत की पहाड़ी है, और उन्होंने भी यहाँ से दूरी बना ली। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस तरह की बातें अफवाह लगती हैं और यहाँ मरने चले आते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों को बचाने के लिए हम गांव वाले पूरा दिन यहाँ घूमते रहते हैं। इतना बोलकर उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात खत्म की। उन तीनों के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था कि वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। इसलिए उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी से कुछ भी नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा, और एम्बुलेंस के आने के बाद वो अपने दोस्त सोनू की लाश को लेकर वहाँ से अपने घर लौट गए, और वो बुजुर्ग आदमी भी वहाँ से चला गया। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ कि सोनू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन सोनू को हार्ट अटैक क्यों आया था ये पोस्टमार्टम में नहीं लिखा था। जो बात पोस्टमार्टम में लिखी थी वो बात मैं आपको बताती हूँ, और ये भी बताऊंगी कि बाहरी लोगों के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो सभी इस बात पर यकीन करने लगे थे कि तिब्बा की पहाड़ी खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सोनू दोबारा वहाँ कैसे पहुंचा, और ये बात कैसे पता चली कि तिब्बा की पहाड़ियों में एक चुड़ैल रहती है। दरअसल कुछ साल पहले, जब तक बाहरी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि तिब्बा की पहाड़ी खतरनाक है, तब तक हर साल बहुत से सैलानी पिकनिक मनाने वहां आते थे, खासकर प्रेमी जोड़े। उस दिन भी एक प्रेमी जोड़ा खूबसूरत वादी में हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। तभी उनके ऊपर बिजली गिरती है और वो मर जाते हैं। उसके बाद वहां आने वाले सभी लोगों को उन दोनों की चीख और बातें सुनाई देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाहरी लोग भी टिब्बा की पहाड़ियों में आना जाना बंद कर देते हैं। रात में जब सोनू ने उस औरत की आवाज़ सुनी थी, तब वो उस पर सम्मोहित हो गया था। चुड़ैल लोगों को अपनी आवाज़ से सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करती थी और फिर उन्हें मार देती थी। जब वो बुजुर्ग अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो वो चुड़ैल वहां से भाग गई, जिस वजह से भले ही सोनू सम्मोहित था, फिर भी सम्मोहन का असर इतना ज्यादा नहीं था और वो वापस होटल पहुंच गया। होटल पहुंचने के बाद भी सोनू को उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी, और रात में वो उसका पीछा करते करते जंगल पहुंच गया, और उस चुड़ैल ने उसे ठीक वैसे ही मारा जैसे उसने पहले लोगों को मारा था। ऐसा कहा जाता है कि परी टिब्बा के जंगलों में एक औरत को बेरहमी से मारा गया था और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को टुकड़े करके वहीं जला दिया गया था। उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और लोगों को मार रही है। ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हकीकत, ये कोई नहीं जानता, लेकिन टिब्बा के आसपास रहने वाले बहुत से लोग यही बात कहते हैं, क्योंकि हमेशा से वो जगह इतनी खतरनाक नहीं थी। परी टिब्बा की पहाड़ियों में एक चुड़ैल रहती है, ये बात गांव वालों को एक तांत्रिक से पता चली। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की ये कहानी भले ही आपको काल्पनिक लगे, लेकिन जिस जगह के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है वो जगह एकदम सच्ची है, और उस जगह के ऊपर जितनी कहानियां या अफवाहें फैली हैं उन्हीं के अनुसार ये कहानी लिखी गई है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर परी टिब्बा की कोई भी कहानी आपके पास हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड
Take care.